हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में। पिछली वीडियोस में हमने विद्युत धारा के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली थी और साथ में हमने अगला जब वीडियो लाया इस वीडियो का पार्ट 2, तो पार्ट 2 में हमने विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा। और जब हमारा पार्ट 3 आया बच्चों, तो पार्ट 3 में हमने प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में पढ़ा और साथ में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, और हमने देखा कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है। और यह जान जाइएगा बच्चा कि इस टॉपिक से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है, जो कि आपका न्यूमेरिकल का होता है और आपसे एक फिगर दिया जाएगा और फिगर से बोला जाएगा कि आप तुल्य प्रतिरोध निकाल के बताओ, या फिर विद्युत धारा का मान पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे विभव का मान पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यह जान जाना कि यह जो टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100% आते हैं बच्चा, किसी ना किसी सेट में इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है, जरूर मिलता है। ठीक, तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए यह आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। ठीक, चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन देखो बच्चा दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वह दो प्रकार से होता है। पहला जो होता है बच्चा उसको बोलते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं हम इसको? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, और जो दूसरा टॉपिक होता है हमारा, दूसरा पार्ट इसका, उसको बोलते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, हमारा दो टॉपिक है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में डिफरेंस क्या है इनको हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस यदि आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, कि ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए और अच्छे लेक्चर ला सकूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देर किए अपने इस प्यारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला टॉपिक है वह क्या बच्चा? श्रेणी क्रम संयोजन। पहला टॉपिक क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इसको समझिएगा ध्यान से। श्रेणी क्रम संयोजन को समझने से पहले हम एक फिगर को समझते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो हमारे पास यह एक प्रतिरोध है। ठीक है, यह प्रतिरोध का ए सिरा है या प्रतिरोध का बी सिरा है। ये मान लेते हैं एक प्रतिरोध हमारे पास R1 है। ठीक है, और क्या करें, इसके बी वाले सिरे से एक और प्रतिरोध लाके से जोड़ दिया हमने। ठीक है, और यह जो प्रतिरोध का बी वाला सिरा था इस दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया, और यह आपका सी पॉइंट है। इससे एक और प्रतिरोध लाके हमने जोड़ दिया, हमारा मन नहीं भरा तो एक और प्रतिरोध लाके जोड़ दिया और इस पॉइंट को हमने दे दिया डी। ठीक, बात क्लियर है। हमने क्या किया, यहां पर तीन प्रतिरोधों को जोड़ दिया। अब कैसे जोड़े बच्चा? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखो यह पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, यानी पहले वाले का दूसरा, जैसे हम लोग रेलगाड़ी बना के नहीं कर देते ऐसे करके, ये भैया तुम हमारा हाथ पकड़ो, आगे वाला तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तीसरा वाला तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। इस प्रकार से प्रतिरोध क्या करेंगे, इस पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा ऐसे पकड़ लेंगे। फिर ऐसे ही यह जो प्रतिरोध था इसका दूसरा सिरा इस वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से फिर जुड़ जाएगा। तो देखो होता क्या है, यह लाइन से एक दूसरे से जुड़ते हुए जा रहे हैं, देख रहे हो, लाइन से एकदम, पहले यह फिर यह, यानी ये पहले R1 था, यहाँ पे R2 वाला प्रतिरोध आया, यहाँ पर R3 वाला प्रतिरोध आया। इस प्रकार से जो प्रतिरोधों का जुड़ाव होता है, संयोजन होता है, उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। बात क्लियर हुई बच्चों? ठीक है, तो इस प्रकार के संयोजन क्या कहलाएंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, अब देखो
इस संयोजन को सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक सर्किट डायग्राम होना चाहिए, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एक फार्मूला बनता है, उस फार्मूले को निकाला कैसे जाता है हम उसको सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम क्या होता है, बात समझ में आई। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। कहने का मतलब क्या है बच्चा, पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक, यह हमारा प्रतिरोध है जिसको हमने 3 प्रतिरोधों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से या फिर सेल से जोड़ देते हैं इस प्रकार से। ये हमारे पास एक बैटरी है, इससे हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं। अब यह कुंजी क्या होता है भैया, इसको हमने पिछले लेक्चर में बता दिया आपको कि कुंजी क्या होता है, वही स्विच जो आप बोर्ड में देखते हो घरों में। ठीक है, यह वही स्विच है। ठीक, ये हमने क्या किया, एक कुंजी लगा दी। यह बैटरी का प्लस वाला सिरा या बैटरी का माइनस वाला सिरा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो बिजली होती है, लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, धारा होती है, वह जो है प्लस सिरे से निकलती है और ऐसे होते हुए माइनस सिरे में जाके मिल जाती है। हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है इधर से निकलेगी और ऐसे होते हुए फिर वापस माइनस वाले में आके मिल जाती है। यह हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब जो हमको क्या देखना है, हमको देखना है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एक फार्मूला निकालना सीखना है। तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चा, ध्यान देना। यह हमारे पास बैटरी है, बैटरी से जो धारा निकलेगी वह धारा कैसी होगी, आई होगी, यानी आई विद्युत धारा इसमें से निकल रही है। और उसके बाद हमने क्या देखा, यह आई जो विद्युत धारा है R1 में भी जा रही है, यही आई विद्युत धारा R2 में भी जा रही है, यही आई विद्युत धारा R3 में जा रही है, यानी यहां से होते हुए पास करते हुए इस प्रकार से माइनस में आके मिल जा रही है। ठीक, यहां से हमको क्या पता चला कि श्रेणी क्रम में आई का जो मान होता है वो आपका क्या होता है भैया, फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है, क्योंकि देखो यह जैसे जा रही है वही विद्युत धारा इधर से फिर वापस आ जा रही है। ठीक है, यानी I का मान फिक्स हो गया। अब देखो V का मान निकालते हैं। V का मतलब विभवांतर कैसे निकाला जा सकता है, तो हमने एक बात सीखी थी कि विभवांतर जो होता है वह किन्हीं दो बिंदुओं के बीच से निकाला जाता है। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि विभव और विभवांतर क्या होता है। यदि आपने विभव और विभवांतर वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियोस को देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में या जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ आप देख सकते हो कि विभव और विभवांतर क्या होता है। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप जाओ मेरे वीडियोस को देखो और उस वीडियोस में आपको विभव और विभवांतर के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो हमने सीखा था कि जो विभव और विभवांतर होता है, यानी विभवांतर ही को मान लो, जो V का मान होता है वह किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में निकाला जाता है। दो बिंदुओं का मतलब क्या कि या पहला सिरा या दूसरा सिरा, विभव का मान जो है दो बिंदुओं के बीच में ही निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो यह A और B इन दोनों के बीच में विभव का मान यदि निकालना चाहें तो देखो क्या होगा, यह दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बीच में विभव का मान अलग अलग होगा। यहाँ विभव का मान लेते हैं V1 है। ये देखो यह B और C इन दोनों के बीच में विभव का मान, यहाँ भी दो बिंदु है ना, जितने सारे बिंदु आएंगे उतनी बार विभव का मान बदलेगा। तो यहाँ पर देखो यह V2 विभव हो गया। यह C और D दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बीच में भी विभव होगा और इस विभव को मान देते हैं कि कौन सा विभव भैया, ही V3 है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। यानी विभव कैसे निकालना है, दो बिंदुओं के बीच में जो निकलता है मान वही क्या होता है भैया, विभव होता है। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, बात क्लियर हुई। यह विभव है V1, V2 और V3। R1 के लिए विभव V1, R2 के लिए विभव V2 और R3 के लिए विभव को मान लेते हैं V3 है। इतना समझ में आया, इतना आपने समझ लिया कि V1, V2 और V3 क्या है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग अपने इस वाले टॉपिक पे। हमने क्या देखा, हम यहां पर लिखेंगे माना R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध
श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इनमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। R1 कॉमा R2 तथा R3 के बीच क्रमशः विभवांतर क्या क्या है भैया? R1 के लिए विभवांतर V1 है, R2 के लिए विभवांतर क्या है? V2 है, तथा R3 के लिए विभवांतर क्या है? V3 है, तथा V3। तो यहां से देखो बच्चा, हम ओम का नियम लगाने जा रहे हैं। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम हमारे पास क्या है भैया? ओम का नियम होता है भैया हमारे पास V = IR। ठीक, यदि हम V1 का मान निकालना चाहें तो यहां से देखो, एक मिनट रुक जाना, हमको R का मान निकालना है। तो यहां से जो R बराबर क्या आ जाएगा? V/I हो सकता है क्या? देखो I गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। यदि हम R1 का मान निकालें, ऐसे ही R2 का मान निकालें और R3 का मान निकालें, तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा और यहाँ पे V3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ओम के नियम से यदि हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा? V = IR होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? R = V/I निकाल सकते हैं। अब इसी फार्मूले पर हम V1, V2 और V3 का मान निकालेंगे। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे? V1, V2 और V3 का मान निकालेंगे। तो V1 का मान यदि हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? इसको ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकालने जा रहे हैं? R1 का मान। R1 का मान निकालिए जा, तो R1 का मान निकालोगे तो R1 के लिए V का मान क्या है? V1/I है। ठीक, बात क्लियर है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहां से R2 के लिए निकालना, तो R2 के लिए क्या बन जाएगा? V2/I। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, ये तो एक सेकेंड रुक जाना, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकेंड रुक जाना बच्चों, यहीं से निकाल दो, डायरेक्ट सीधा करने की आवश्यकता है। ओम के नियम से V = IR होता है, तो हम क्या करते हैं? V के V1 का मान निकालेंगे तो IR1 बनेगा, ऐसे ही V2 का मान निकालेंगे तो IR2 बनेगा, और V3 का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा? IR3 बनेगा। ऐसा सर जी आपने क्यों लिखा? देखो V = IR ये हमने पढ़ा है ओम के नियम से, लेकिन हम क्या करें? V1 का मान निकालें तो V1 के लिए R का मान क्या है? R1 है। ऐसे ही V2 का मान निकालें तो V2 के लिए R का मान क्या है? R2 है। V3 के लिए निकालें तो V3 के लिए R का मान क्या है? R3 है। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि V1 = IR1, V2 = IR2। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसे मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से निकालिएगा बच्चों। तो चारों समीकरणों को एक साथ रखो, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? IR = IR1 + IR2 + IR3। यह हमने क्यों लिखा? तो यहां पर लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध।
ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आई? तुल्य प्रतिरोध। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, I को कॉमन ले लेंगे। I यदि यहां से कॉमन ले लिया हमने तो देखो क्या मिलेगा, I जैसे ही कॉमन लोगे ये आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 बाहर निकल के आएगा। देखो I से गुणा करोगे तो ये वाला आ जाएगा, फिर इसमें I से गुणा करोगे ये वाला आएगा, I से इसमें गुणा करोगे ये ऊपर वाला है, यानी इस तीनों में से I हम कॉमन ले लेंगे। अब देखना यह I जो है गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और इस I से I को काट दिया जाएगा। तो हमारे पास R का फार्मूला क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह हो गया बच्चा हमारा किस क्रम के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फार्मूला। इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फार्मूला क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध निकालने का, कि तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, यहां पर हम लिख देंगे, जहां इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप बना लिए होगे आप। ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग, जहां R इज इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध। अब यह तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, यानी R1 R2 R3 तीनों को मिला दिया जाए तो एक उतने ही पावर का एक नया प्रतिरोध जनरेट होगा, नया प्रतिरोध बनेगा, जिसे हम बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। बात क्लियर बच्चों? जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। एक बार फिर समझा दें, आपको समझा दें? ओके डन। आपकी मांग पे हमने क्या किया, इसको फिर समझा दिया। ध्यान सुनो बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होता है वह एक दूसरे के ऊपर संयोजित होता है, यानी पहला प्रतिरोध, उसके आगे दूसरा प्रतिरोध, उसके आगे तीसरा प्रतिरोध, फिर चौथा प्रतिरोध, फिर पांचवा, ऐसे करके आपके प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यह बात हमको समझ में आ गई सर जी। फिर हमने एक फिगर को समझा। फिगर क्या था हमारे पास, कि हमारे पास इस प्रकार से प्रतिरोध जुड़े हुए थे। पहला प्रतिरोध, यह हमारा दूसरा प्रतिरोध, यह हमारा तीसरा प्रतिरोध और यह हमारा चौथा प्रतिरोध। इस प्रकार से हमारे 4 प्रतिरोध जुड़े हुए थे सर जी, यह आपने हमको बताया था। ठीक है, इसको नाम दिए थे R1, इसको नाम दिए थे R2, इसको नाम दिए थे R3। सॉरी, 3 ही प्रतिरोध जुड़े थे क्या हम? ठीक है, 3 प्रतिरोध जुड़े थे। यह हमारा A सिरा था, यह B था, यह C था और इस वाले को D माना था हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया था, इस प्रकार से इसको एक बैटरी से जोड़ दिया था, यहाँ पर एक कुंजी लगा दी थी और इसको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया था। और हमने सीखा था कि यहाँ से जो लाइट जाएगी, विद्युत धारा जाएगी, वह प्लस सिरे से माइनस सिरे की हो जाती है, यानी ऐसे घूम के ऐसे आ जाती है। यानी I का मान जो है सबके लिए बराबर रहता है और V का मान जो था सबके लिए अलग अलग था। यानी यहाँ से यहाँ के लिए V1 था, यहाँ से यहाँ के लिए क्या था, V2 था सर जी, और यहाँ से यहाँ के लिए क्या था हमारा, यह V3 था। यह हमने सीखा था। ठीक है, तो V1 V2 V3 हमने सीखा था। फिर ओम का नियम हमने लगाया। ओम के नियम सबको क्या पता है, V इज इक्वल टू IR होता है। यानी जब हम V1 का मान निकालेंगे तो V1 के लिए R का मान क्या हो जाता है, R1 हो जाता है। इसको समीकरण 2 मान लिया। V2 निकालेंगे तो V2 के लिए R का मान क्या है, R2 है, तो V2 के लिए R का मान R2 रख दो ओम के नियम में। V3 के लिए R का मान R3 है, तो V3 के लिए R3 रख दिया। चारों समीकरणों को एक साथ ले लो, 1 2 3 4 चारों समीकरणों को एक साथ लोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो V इज इक्वल टू, यानी जो पूरा का पूरा शक्ति है V का मान वह V1 V2 V3 के बराबर होगा, यानी सबके जोड़ के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम V या था, यह V1 है, यह V2 है और यह V3 है। ठीक है, इनके मान को हम क्या करते हैं, बराबर रख के दिखा देते हैं। फिर यहाँ से हमने I को कॉमन लिया और I से I को काट दिया। हमारे पास R का एक मान निकल के R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि तुल्य प्रतिरोध R कहलाएगा। ठीक है, यही हमारा जो बच्चा है, यह फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम श्रेणी क्रम संयोजन को हल करेंगे। ठीक, जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। अब हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। हमारा दूसरा टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन को अब समझना प्रयास करें। समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, चलिए बच्चों, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन को समझने से पहले एक फिगर को समझिएगा। फिगर कैसा बच्चा, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे मान लो ये हमारे पास एक प्रतिरोध है,
समांतर का मतलब क्या, इसमें जितने सारे प्रतिरोध होंगे यह एक दूसरे के समांतर इस प्रकार से जुड़े होंगे। ठीक है, यह हमारे 3 प्रतिरोध हैं जो कि एक दूसरे के समांतर जुड़े हैं। देखो यह R1 प्रतिरोध है, यह R2 प्रतिरोध है और यह हमारा R3 प्रतिरोध है। ठीक है, यह R1, यह R2 और यह R3 प्रतिरोध, यह 3 प्रतिरोध जो है एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं कुछ इस प्रकार से। अब क्या करो, तीनों प्रतिरोध को जोड़ दो। ठीक है बच्चा, इस प्रकार से हमने तीनों प्रतिरोध को जोड़ दिया। ठीक, यह R1, यह R2 और यह R3। अरे तार वगैरह तो जोड़ना आता होगा ना, अरे हमारे नए नए इंजीनियर लोग, तार वगैरह तो जोड़ना आता होगा। ठीक है, तो जब इंजीनियर बनना है तो भैया थोड़ा बहुत तार वगैरह जोड़ लें, क्योंकि घर के इंजीनियर तो हम ही हैं। ठीक है, मम्मी बोलती है भैया ये घर का तार जोड़ दो, तो हम क्या करते हैं, उठाते अपना पिलास लेके कसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो घर के इंजीनियर छोटे मोटे तो हम भी हैं, आप भी बन सकते हो। ठीक, चलो देखते हैं। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से 3 प्रतिरोधों को जोड़ दिया। ठीक है, एक ऊपर, एक दूसरा, एक तीसरा, ये 3 प्रतिरोध हमने जोड़ दिए और तीनों देखो एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब क्या, एकदम ऐसे बराबर। ठीक है, इस प्रकार से जो क्रम में जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, बैटरी। ठीक है, ये हमारी एक हुई बैटरी और यहां पर क्या करते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं। यह बैटरी का प्लस वाला सिरा या बैटरी का माइनस वाला सिरा। हमने क्या सीखा था कि जो विद्युत धारा होती है प्लस वाले सिरे से बहती है और इस प्रकार से आगे बढ़ती है। आई विद्युत धारा जो है प्लस वाले सिरे से बह रही है। ठीक, यह जो आई विद्युत धारा है प्लस वाले सिरे से बह रही है। लेकिन यहां पे ध्यान देना, जब यह विद्युत धारा इस जंक्शन, यहाँ जो जोड़ है, ज्वाइंट है, इस वाले पास पहुंचेगी। अब इस ज्वाइंट को मान लेते हैं ए और ये जो ज्वाइंट है इसको मान लेते हैं बी। इस ज्वाइंट पे जब यह विद्युत धारा पहुंचेगी तो देखो यह 3 भागों में टूटेगी। पहले इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। यह बात क्लियर है। यानी विद्युत धारा जो है, जैसे देखो आप क्या करते हो, एक जगह हमारे पास ये यहाँ तक लाइट आ रही है, यहाँ पर एक तार जोड़ दे, एक तार यहाँ से, एक तार यहाँ से, और तीनों को जोड़ के 3 जगह भेज दें लाइट को। यानी विद्युत धारा जो है 3 जगह जा रही है, एक इधर को जा रही है, एक इधर को भी जाएगी और एक इधर को जाएगी। ठीक है, ये आपने देखा होगा घर में जब वायरिंग होती है तो हमने देखा है कि कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास मान लो इसमें लाइट आ रही है विद्युत धारा, इसमें हम क्या करें, 3 जगह से ऐसे तार जोड़ दें। और तार जोड़ने के बाद बोलो भैया एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन मम्मी के रूम में जाएगी, एक लाइन पापा के रूम में जाएगी। तो यह 3 लाइन जो है, यह हमने क्या किया, 3 तार को जोड़ के 3 जगह पे लाइन को सप्लाई कर दिया। तो वही काम है भैया, एक जगह से यानी बैटरी से लाइट आ रही थी इन्वर्टर से, अब यह लाइट जो है 3 जगहों पे जा रही है, एक कमरे में, या दूसरे कमरे में, या तीसरे कमरे में। ठीक है, तो यानी यही आई जो है वह 3 भागों में टूट गई है बच्चा। कौन कौन से 3 भाग हैं, पहला भाग है हमारा I1, दूसरा भाग क्या है बच्चा हमारा I2 है जो R2 के पास जा रहा है, और तीसरा भाग क्या है, I3 है। यह बात क्लियर हुई। यानी विद्युत धारा I जो है वह 3 भागों में टूट गई है, I1, I2 और I3 में। यानी 3 कमरों में जा रही है तो अलग अलग ही विद्युत धारा जाएगी। ठीक है, तो यह 3 भागों में टूट गई। अब देखते हैं विभव के बारे में। यानी R1 में जो I विद्युत धारा जा रही है, I2 में जो R2 है इसमें I2 विद्युत धारा जा रही है, और जो R3 है उसमें I3 विद्युत धारा जा रही है। विभव को निकालना चाहे तो विभव कैसे निकलेगा सर जी, ये भी बता दीजिए हमको। तो विभव निकालने का तरीका बच्चा हमने बताया था कि विभव जब भी निकलता है तो 2 बिंदुओं के बीच में निकलता है। तो देखो 2 बिंदु कहाँ दिखाई दे रहे हैं, यह बिंदु A और यह बिंदु B, इन्हीं दोनों के बीच में तो सब जुड़े हैं। तो यहाँ पे जो विभव निकलेगा वह कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, A से B के बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में ही तो विभव निकलता है। ठीक है, तो यह विभव का मान आ गया A और B के बीच में, इसको मान लेते हैं विभव क्या है, B है। अब यदि एक से ज्यादा विभव होते तो V1 V2 V3 करके मानते, जैसे हमने पीछे देखा था। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही बिंदु है A से B, तो इसको मान लेते हैं V विभव है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब चलिए देखते हैं हम लोग अपने इस फिगर में। इसमें हम क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध माना
तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखो तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा R1 R2 व R3 में क्रमशः विद्युत धारा I1 I2 तथा I3 प्रवाहित हो रही है। यह बात क्लियर है बच्चों? I1 I2 तथा I3 प्रवाहित हो रही है, ठीक। यानी R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हमने सीख लिया। अब इसके बाद हमको क्या देखना है? तथा विभवांतर का मान कितना है? V है, ठीक। तो यहां आप लिखेंगे ओम के नियम से। क्या लिखेंगे बच्चा? ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? अभी पढ़े थे आप, V इज इक्वल टू IR होता है। यहां से देखो I का मान हमको निकालना होगा, क्योंकि देखो पिछले वाले में हमने देखा था कि V का मान जो है V1 V2 V3 हुआ था। बात समझना मेरी बात ध्यान से। V का मान जो है V1 V2 V3 हुआ था, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? I का मान I1 I2 और I3 हुआ है। तो जिनका मान टूटता है उन्हीं को हम क्या करते हैं? निकालते हैं। यानी जो बटेगा वही सब में मिलेगा, ठीक है। उन्हीं को सबको देखेंगे। देखो यही बटे हैं चारों तरफ, यही मिले चारों तरफ, जो बट जाएंगे उन्हीं का मान निकालेंगे। यानी I जो है बट गया है तो I का मान यहां से निकालेंगे, तो I का मान हमारे पास क्या जाएगा? R गुणा में V के साथ आएगा तो भाग में हो जाएगा V अपॉन में R। यह बात क्लियर हुई बच्चों? किसी कोई समस्या? इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। यहां से I का मान आ गया V अपॉन में R। तो क्या हम I1 का मान निकाल सकते हैं सर जी? I1 के लिए देखो R का मान क्या है? R1 है, तो R की जगह पे क्या रख दो? R1 रख दो। इसको मान लो समीकरण 2, ठीक। ऐसे ही क्या करो, I2 का मान निकाल लो और I3 का मान निकाल लो। I2 का मान निकालने चलोगे तो I2 के लिए प्रतिरोध का मान क्या है? R2 है। इसको मान लो क्या, इसको थोड़ा सही लिख दे रहे हैं, I2 के लिए V अपान में R2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण 3 मान लेते हैं सर जी। फिर उसके बाद I3 का मान निकालें तो यहाँ से V अपान में R3 निकल के आएगा, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक। अब देखो तुल्य धारा निकालना चाहें, यानी धारा का मान निकालना चाहें, तो यही I धारा जो है I1, I2 और I3 में टूटी थी। यानी I का मान जो होगा वह 3 भागों में टूट गया बच्चों, ठीक है। हमने क्या देखा कि यही जो I है यह 3 भागों में टूट गया है। तो यहां से निकालेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। तो हमको क्या पता चलेगा? I जो है वह 3 भागों में टूटा था, I1, I2 और I3 में। I का मान क्या है? V अपान में R1 है सर जी, V अपान में R1 रख दो। सॉरी, I का मान क्या है? V अपान में R है। I1 का मान क्या है? V अपान में R1 है। देखो I2 का मान क्या है? V अपान में R2 है। I3 का मान क्या है? V अपान में R3 है। यहाँ देखो सब में V कॉमन दिखाई दे रहा है इस साइड। V अपान में R इज इक्वल टू, इधर से V कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3।
यह भी गुणा में इधर आएगा भाग में भी कट जाएगा, यानी भी से भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, भी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन में r इज इक्वल टू 1 अपॉन में r1 प्लस 1 अपॉन में r2 प्लस 1 अपॉन में r3। ठीक है, यह आपका हो जाएगा बच्चा फार्मूला। किसके लिए फार्मूला हो जाएगा, यह समांतर क्रम संयोजन के लिए। बात समझ में आई कि समांतर क्रम संयोजन के लिए हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में r1 प्लस 1 अपॉन में r2 प्लस 1 अपॉन में r3। ठीक, एक बार फिर से पूरी चीज को समझिएगा। हमने क्या बोला, 3 प्रतिरोध हमने लिया था और तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया। फिर हमने क्या बोला कि आपको ओम का नियम लगाना है। ओम का नियम लगाओगे तो V इज इक्वल टू IR बनेगा। यहां से I का मान निकालोगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R आएगा। फिर हमने बोला कि भाई साहब देखो, I1 के लिए जो R का मान है R1 है, तो I1 अपान में V अपान में R1 बन जाएगा। I2 के लिए R1 का मान I2 के लिए R का मान R2 था तो R2 हो गया। I3 के लिए R का मान R3 था, R3 हो गया। फिर हमने विद्युत धारा का मान निकालना चाहा, यानी कुल विद्युत धारा जो यूज हुई है उसका मान निकाल लो। तो I जो था वह 3 भागों में बटा था, I जो है 3 भागों में बटा है, तो I का मान I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो I का मान आ जाएगा। तो हमने क्या किया, तीनों I को जोड़ दिया जो I के बराबर है। अब I का मान हमने यहाँ से ला के रखा, फिर उसके बाद I1 का मान रखा, फिर I2 का, फिर I3 का, इस प्रकार से हमने रख दिया। दोनों में देखा, इस तीनों ऊपर वाले में भी कॉमन था तो भी कॉमन ले लिया, तो हमको क्या मिल गया, यह भी यहाँ गुणा में आ गया। अभी भी गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, अब भाग में आने का मतलब इसको काटेगा, तो हम यहीं पर सीधे इसको काट दिए। कैलकुलेशन छोटी हो गई हमारी। ठीक है, जैसे ही आप इसको काटोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक फार्मूला बन के आ जाएगा, और यह फार्मूला किसके लिए बच्चा, समांतर क्रम संयोजन के लिए। और यह फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो। ठीक है, और यह जो टॉपिक है बच्चा आपके लिए डबल स्टार के लायक है, क्योंकि इससे आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक, तो जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। देखिए बच्चों, हमने समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 क्या है बच्चा हमारे पास, दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह हमारे पास एक परिपथ दिया गया है, विद्युत परिपथ, और इस परिपथ में हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो हमको क्या क्या चीजें दी गई हैं। यह हमारे पास एक बिंदु है A और B, C और D। A और B के बीच में 5 ओम का प्रतिरोध लगा है, B और C के बीच में 7 ओम का, और C और D के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है भैया, तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कौन से क्रम में ये लोग जुड़े हैं। देखो यह एकदम लाइन से जुड़े हुए हैं, यह पहला, इसके आगे दूसरा, फिर इसके आगे तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है बच्चा, वह कौन सा संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहां आप लिखेंगे चूंकि 5 ओम, 7 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए क्या लिखेंगे बच्चा, हमने श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या पढ़ा तुल्य प्रतिरोध के लिए, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हमने पढ़ा था फार्मूला। अब इस फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 का मतलब यानी 5 का ओम है तो 5 ओम रख दो, R2 का मतलब 7 ओम है, 7 ओम रख दो, R3 का मतलब क्या, 2 ओम है, 2 ओम रख दो। तो R का मान यहां से कितना आ जाएगा, 7 2 9 9 5 14। ठीक है, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया बच्चों, 14 ओम, जो हमारा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को।
हमारा दूसरा प्रश्न क्या है बच्चा, ध्यान दीजिएगा इसको। दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध तथा विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध और विद्युत धारा I का मान हमसे पूछा गया है। तो चलिए हल देखते हैं, इसका हल क्या हो सकता है। सबसे पहले ध्यान देना, हमारे पास प्रतिरोध कहाँ कहाँ पर है, यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध। देखो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, यह जो प्रतिरोध है और यह वाला जो प्रतिरोध है, ये दोनों के दोनों बच्चा एक दूसरे के समांतर हैं। देखो समांतर है, तो यहां पर समांतर क्रम संयोजन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। यहां पे चूंकि R1 बराबर 2 ओम तथा R2 बराबर 2 ओम, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं बच्चा। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 में R इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2। दो ही प्रतिरोध है तो R2 तक रहने देते हैं इसको, ठीक है। यहां से 1 R इज इक्वल टू R1 का मान कितना बच्चा, 2 ओम है, ठीक है। R2 का मान कितना है हमारे पास, R2 भी सर जी 2 ही ओम है। तो यहां से आगे देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 को लसर लोगे, ठीक है। 2 और 2 का लसर कितना आएगा, 2 एक कम 2 1 एक कम 1 प्लस 2 एक कम 2 1 एक कम 1, यानी 1 में R इज इक्वल टू 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 बटा के 2 से 2 को काट दोगे आएगा कितना हमारे पास, 1 आ जाएगा। यानी 1 में R इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से R की वैल्यू निकालें तो R से 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो R का मान कितना आ गया, 1, ठीक। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया और हमसे क्या पूछा गया है, विद्युत धारा का मान पूछा गया है। तो विद्युत धारा का मान निकालने के लिए देखो V का मान हमको दिया गया है, 2 वोल्ट दिया गया फिगर में, ठीक। तो यहां से लगाएंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है बच्चा, कि V जो होता है वह IR के इक्वल होता है, ठीक। तो हमारे पास I का मान निकालना है तो R को इधर पक्षांतर कर दोगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो I का मान निकालो, V का मान कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया है, यहाँ 2 रख दो, और R का मान अभी अभी निकालो, R का मान कितना है, 1। तो यहां से I का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर, ठीक है बच्चा। बात क्लियर है, जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा अपने कॉपी पे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान से इस बात को समझिएगा आप, क्योंकि यह जो क्वेश्चन बच्चा है आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है। 2018 के पेपर में, बता दे रहे कब कब आया भैया, यह आपका आया है 2018 में, 2019 में, और साथ में 2023 के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एकदम सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम टाइप से, कि आप ये कुछ प्रतिरोध होंगे उनको जोड़ा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि ऐसा जोड़ो कि न्यूनतम प्रतिरोध मिल जाए और अधिकतम प्रतिरोध मिल जाए। इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आरेख भी बनाइए। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास 4 प्रतिरोध हैं और उन प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित करना है बच्चा कि आपको अधिकतम तुल्य प्रतिरोध मिले और न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध मिले। अधिकतम का मतलब क्या, सबसे ज्यादा तुल्य प्रतिरोध मिल जाए या फिर सबसे कम तुल्य प्रतिरोध हमको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारा होता है। तो एक बात आप नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि हमको तुल्य प्रतिरोध अधिकतम चाहिए होगा तो हमको प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, यानी ऐसे करके, एक इसके आगे दूसरा, इसके आगे तीसरा, फिर चौथा, यानी लाइन से,
ठीक है, ऐसे करके पूरा सीधा। जब आपको प्रतिरोध का मान ज्यादा चाहिए तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ो, और जब प्रतिरोध का मान कम चाहिए तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ो। बात क्लियर है, समझ में आई बच्चा? तो हमारे पास देखो बच्चा कितने प्रतिरोध हैं, यहां आप लिखेंगे R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 12 ओम, और R4 बराबर कितना है 24 ओम है। यह हमको दिया गया है। केस नंबर 1 क्या दिया गया है कि अधिकतम प्रतिरोध के लिए, तो यहां आप लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या, कुछ इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे, यह आपका पहला प्रतिरोध, यह आपका दूसरा प्रतिरोध, यह आपका तीसरा प्रतिरोध, और यह आपका चौथा प्रतिरोध। इस प्रकार से पहला प्रतिरोध यहाँ पे R1, या R2, या R3, और यह आपका R4। R1 का मान 4 ओम, R2 का मान 8 ओम, R3 का मान 12 ओम, और R4 का मान 24 ओम। तो जब इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इसके लिए तुल्य प्रतिरोध R का मान क्या होता है, R का मान होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यह हमने पढ़ा था। तो यह हमारा फार्मूला है भैया, इस फार्मूले पे सबके मान को रख दो, हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो R का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, R1 का मान है 4 ओम, 4 रुक जाना, R का मान कितना है 4 है, 4 रख लो। R2 का मान 8 है, 8 रख लो। R3 का मान 12 है, 12 रख लो। R4 का मान 24 है तो 24 रख लो, सबको जोड़ दो। तो यहाँ से R का मान हमारे पास कितना निकल गया आ जाएगा बच्चा, 20, 20, 40, 44, 44, 4, 48। फिर से देख लो, 20, 20, 40, 40, 44, 44, 4, 48 ओम आ जाएगा। ठीक है, यानी तुल्य प्रतिरोध जब हमारा 48 ओम आ रहा है, किसमें आएगा, श्रेणी क्रम में। ठीक, श्रेणी क्रम में जब इसको जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध 48 ओम आ जाएगा। अब इसको समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा आप समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं। अब लिखेंगे न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, दूसरा पॉइंट हमारा दूसरा निकालना है। तो यहां आप लिखेंगे न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध के लिए, न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को किसमें जोड़ना होगा बच्चा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समांतर क्रम में जोड़ना होगा, जोड़ना। कहने का मतलब क्या, अब जो भी हमारे पास प्रतिरोध हैं उनको इस प्रकार से संयोजित करना होगा। ये पहला प्रतिरोध, यह हमारा दूसरा, यह हमारा तीसरा प्रतिरोध, यह चौथा। इनको कुछ इस प्रकार से हम जोड़ देंगे। ठीक है बच्चा, यह कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। यह R1 हो गया, यह R2 हो गया, यह R3 हो गया, यह R4 हो गया। ठीक है, मान जो है आप यहां से देख लीजिएगा, R1 का मान, R2 का मान और R3 का मान। ठीक, ये हमारे चारों के चारों प्रतिरोध जुड़ गए। हमारे पास समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या था, 1 में R इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2, 1 में R3, और चौथा है तो इसके लिए 1 में R4 लिख देंगे। बात क्लियर है। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध 1 में R1 का मान कितना है भैया हमारे पास, 4 ओम है। R1 का मान कितना है, 4 ओम है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 4। R2 का मान कितना है, 8 ओम है, 1/8 हो जाएगा। R3 का मान कितना है, R3 का मान 12 है, 12 लिख दो। R4 का मान कितना है, R4 का मान 24 है, तो यहाँ से हो जाएगा R4 का मान 24। अब यहाँ से क्या करो, 4, 8, 12 और 24 का एलसीएम ले लो,
एलसीएम लो कितना आएगा, 4 8 12 24 का एलसीएम हो जाएगा 24। 4 से इसको भाग दो, 6 बार में कटेगा, 6 कम 6 प्लस 8 3 के 24, 3 1 कम 3, 12 दूना के 24, 2 1 कम 2 प्लस 24 1 कम 24, 1 1 1 कम 1। 1 अपॉन में r इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, सबको जोड़ दो, 6 2 8 8 4 12, 12 बटा के 24 हो गया। 12 से कट रहा है क्या, 12 1 कम 12, 12 दूना के 24। यहाँ से 1 अपॉन में r इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 बटा के 2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास r का मान यदि निकालना जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद r का जो मान आएगा हमारे पास 2 ओम आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो हमने क्या सीखा कि यदि हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान ज्यादा आ रहा है, देखो 48 ओम आया। यदि इन्हीं प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 2 ओम आएगा। ठीक, तो इससे हमको एक बात समझ में आई कि यदि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो प्रतिरोध का मान कम लग रहा है, यानी जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो विद्युत धारा जो है हमारी कम खपत होगी। ठीक है, और जब प्रतिरोध का मान ज्यादा रहेगा तो विद्युत धारा ज्यादा खपत होगी। इसी के कारण बच्चों घर में जो वायरिंग वगैरह होती है, जो कूलर फैन जो भी हम चलाते हैं, वो सब के सब आपके श्रेणी क्रम में न जुड़ के वो आपके समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। जब समांतर क्रम में हम चीजों को जोड़ के चलाते हैं, यूज करते हैं, तो इससे हमको फायदा क्या होता है कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह कम मात्रा में यूज होता है, जिससे विद्युत धारा कम खपत होती है। यदि हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ के चलाना शुरू करें तो विद्युत धारा का मान ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा विद्युत खपत होगी। ठीक, यह बात समझ में आई। तो हमने क्या सीखा कि जब हमको कम प्रतिरोध चाहिए तो हमको समांतर क्रम में जोड़ना होगा, और जब ज्यादा प्रतिरोध चाहिए तो इसको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। बात क्लियर है बच्चों? जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए तथा बी के मध्य विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। कहने का मतलब क्या है, यह आपका फिगर दिया गया है। इस फिगर में ए और बी आपके 2 बिंदु दिए गए हैं। ए और बी के बीच में आपको इस फिगर को सॉल्व करके तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए और बी के बीच आपका विभवांतर निकालना है, और ये जो 3 ओम का प्रतिरोध नीचे दिया गया है, इनके सिरों के बीच आपका क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। बात क्लियर हुई बच्चों? ठीक है, यह बात हमको समझ में आ गई सर जी। अब चलिए हम निकालते हैं, सबसे पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं। ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना स्टार्ट करते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चा, जरा ध्यान देना इस फिगर को। यह 4 ओम और 2 ओम कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं। ठीक है, यदि इनको हम सीधा कर दें तो कुछ इस प्रकार से सीधा हो जाएंगे। ठीक है, यानी कुछ ऐसे बन जाएंगे, और ऐसे जब मैं पर खींच दो इसको तो सीधा हो जाएगा ना। जब सीधा हो जाएगा इसका मतलब क्या, यह किस क्रम में जुड़ा हो जाएगा भैया, श्रेणी क्रम में। तो यहां लिखेंगे 4 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बात क्लियर है? यह दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है। R1 का मान कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2। ठीक, तो यहां से R1 का मान कितना आ गया, 4 और 2 6 ओम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे ध्यान देना कि यह जो 2 ओम है और 1 ओम है, कुछ इस प्रकार, यह 2 ओम है और यह 1 ओम है। यह दोनों के दोनों किस क्रम में जुड़े हैं बच्चा, ध्यान देना। यह दोनों के दोनों इसी प्रकार जुड़े हैं, और यह दोनों के दोनों आपके जब सीधा करोगे तो आपके फिर से यह दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब श्रेणी क्रम में 2 ओम और 1 ओम जुड़े हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार से 2 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यह बात क्लियर है बच्चों?
श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यहां से हमको क्या बात समझ में आई कि श्रेणी क्रम के लिए फिर से वही फार्मूला, R2 का मान निकाल लो, 2 + 1 को जोड़ दोगे तो R2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 ओम आ जाएगा गुरुजी। यह R2 का मान हो गया। अब जरा फिगर को ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़े तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकल के आया, और इनका तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया सर जी, इनका तुल्य प्रतिरोध निकल के आया यहाँ पे हमारे पास, और इनका तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल के आया R1 किसके बराबर है, 6 ओम के बराबर है सर जी। इसी प्रकार से इन दोनों को हमने जोड़ा, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध भी हमने निकाला, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो है भैया R2 निकल के आया, और R2 का मान कितना आया, 3 ओम आया। यह बात क्लियर है, ठीक है, यह हमने देख लिया। अब यहां से देखो यह R1 और R2 कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं क्या, देखो यहां पे 1 यहां पर 2, दोनों समांतर है क्या एक दूसरे के। जब समांतर हो जाएंगे तो यहां पर लिखेंगे R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो यहां पर लिख दे भैया कि चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, 1 में R इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2, 1 में R इज इक्वल टू 1 में R1। R1 का मान कितना है, 6 ओम है, और R2 का मान कितना है, 3 ओम है। यहाँ पर 3 रख दो, तो यहाँ से 1 में R इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 और 3 का लसल हो गए 6, 6 कम 6, 1 1 कम 1, 3 दूना के 6, 3 1 कम 3, सॉरी 3 दूना के 2 1 कम 2 हो जाएगा। यहाँ से 1 में R इज इक्वल टू कितना आएगा भैया, 1 और 2 को जोड़ दो हो जाएगा 3/6, काट दो 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, तो यहाँ से R को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे R का मान यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम आ गया बच्चों हमारे पास। यानी हमने पहला पार्ट इसका हल कर लिया, जिसका आंसर कितना आया, 2 ओम आया। ठीक है, जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, फिर इसको हम इरेज करेंगे। ठीक, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं इसके पार्ट 2 को। पार्ट 2 में क्या बोला गया है, देखो अभी अभी इन दोनों को हमने हल किया था और इसका तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला था, तो यहाँ पर हम इसका तुल्य प्रतिरोध लिख दे रहे हैं सीधा सीधा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल चुका है, तो इसको लिख देंगे। तुल्य प्रतिरोध जो आया है भैया हमारे यहाँ पे, वो कितना निकल के आया है, 2 ओम आया था। ठीक है, बात क्लियर है, हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया था, 2 ओम निकल के आया था। ठीक, ये हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पे। ठीक, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में क्या बोला है, ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, यानी ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं सर जी। उसमें हमको क्या है, विभवांतर निकालना है, तो हमको विभवांतर का फार्मूला भी पता होगा। ठीक है, तो हमको विभवांतर का फार्मूला क्या पता है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हमको विभवांतर निकालना है। विभवांतर निकालने के लिए देखो भैया हमने क्या बोला है कि हमको विभवांतर निकालना है, तो इसके लिए हमको विद्युत धारा I का मान हमको पता नहीं है, तो विद्युत धारा I का पहले मान निकालना होगा। तो हम दूसरा पार्ट हल करने जा रहे हैं भाई साहब। दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि इसका सबसे पहले हमको विद्युत धारा का मान निकालना होगा। विद्युत धारा का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं ओम का नियम। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम क्या बोलता है भाई साहब, पता है कुछ? ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से I का मान निकालना चाहे तो हमारे पास कितना आएगा, ध्यान देंगे यदि, तो I का मान हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन में R हो जाएगा। सर यह बात हमको क्लियर है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि देखो अभी हमको R का मान पूरी तरह से नहीं निकल पाया। देखो यहाँ पर 1 R है, यहाँ पर 2 R है, तो तुल्य प्रतिरोध तो अभी पूरा मान निकला नहीं है, तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल
प्रतिरोध। पद का कुल प्रतिरोध का मतलब क्या, देखो इसको जब पकड़ोगे इस तरह से तो देखो दोनों के दोनों इससे जुड़े हैं, देखो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, इस तरह से अब सीधा कर दोगे तो 2 और 3 ओम किस में जुड़ जाएंगे, आपके श्रेणी क्रम में, यानी कि 2 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 2 + 3 ओम, यानी R का मान हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, यहां से 5 ओम आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये हमने R का मान निकाला यहां से, ठीक, या R का मान यहां से आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, निकालने चलते हैं I के मान को। I का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू V का मान देखो यहाँ कितना दिया, 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट रख दो। R का मान निकाले, R का मान कितना है, 5 है सर जी, 5 रख दो। तो I का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, काट दो इसको के, तो आएगा 2 एम्पियर, ठीक है, कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया सर जी। ये हमारा I का मान आया है, लेकिन हमको I के मान से कुछ लेना देना नहीं है, हमको क्या चाहिए, A तथा B के मध्य विभवांतर, A और B के मध्य विभवांतर निकालने के लिए अब चलेंगे फिर से, कहां पे चलेंगे, इस फिगर में। अब चलेंगे प्रश्नानुसार क्या निकालना भैया, A तथा B के मध्य विभवांतर, यहां लेंगे A तथा B के मध्य विभवांतर, A तथा B के मध्य विभवांतर कैसे निकालेंगे भैया, हमने क्या पढ़ा है, ओम का नियम पढ़ा है। ओम के नियम से ओम का नियम क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR बोलता है, यही ओम का नियम होता है। तो V का मान देखो हमको निकालना है, और विभवांतर कहाँ निकालना है, A और B के बीच में निकालना, तो V का मान हमको निकालना है। I का मान हमको 2 दिया गया है, और R का मान देखो इन दोनों के बीच में R का मान कितना है, 2 दिया गया है। तो यहाँ से V का मान कितना आ गया हमारे पास, A और B के बीच विभवांतर 2 दूना के 4 ओम। किसी कोई समस्या हो तो बता दो कि कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया सर जी, ठीक, यानी A और B के बीच में विभवांतर का मान 4 वोल्ट है। चलिए इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा, नोट कर लिए होगे आप इस चीज को। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, ठीक है, फिर से एक बार आप जल्दी से नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको इरेज कर सकें। ले लिया होगा आपने, चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं तीसरे पार्ट के इसको। अब इसके तीसरे पार्ट को देखना ध्यान से। तीसरे पार्ट में क्या बोला है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। 3 ओम का यही है भैया, 3 ओम, यहां पर क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो चलो ओम का नियम लगा दो। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है सर जी। V का मान निकालना है 3 ओम के लिए। I का मान देखो यहाँ पर हमने 2 ओम, इसलिए इसको नहीं किया क्योंकि हमको पता है कि I का मान हमने 2 निकाल के रखा है पहले से ही। और R का मान कितना है, 3 है सर जी। यहाँ पे R का मान 3 ओम के प्रतिरोध का मान, यानी R का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो V का मान कितना आ जाएगा, 2/3 6 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, बात क्लियर हुई, किसी को कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पे ओम के नियम से हमारा जो V का मान आया है तीसरे 3 ओम के लिए वो 6 वोल्ट आया है। ठीक, नोट कर लिए होगे आप। यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आज के लिए रखते हैं बच्चों इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और आवाज के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।